हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्जाम होने जा रहा है, जिसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों 60 प्रश्न होंगे, और ये जो प्रश्न होंगे दोस्तों लेवल 1 के लिए होंगे। तो दोस्तों अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने जवाब सही मिले दोस्तों। तो आइए बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है दोस्तों सर्वोत्तम है। साथ ही साथ करते चलिएगा आप भी दोस्तों, और अंत में बताइएगा 60 में से आपके कितने जवाब सही थे। तो इसमें है दोस्तों पहला ऑप्शन, पहला इसका जवाब होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं एक खुली किताब परीक्षा पद्धति की हैं। निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं एक खुली किताब परीक्षा पद्धति की हैं। तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी, यह परीक्षा से संबंधित छात्रों की चिंता कम कर देता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, ओबीई जिसे कहा जाता है दोस्तों, ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो यह परीक्षा से संबंधित छात्रों की चिंता कम कर देता है। अगला देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि कौन सी है। तो ये दोस्तों अवलोकन विधि भी है, व्यक्तित्व परीक्षण भी है, और बुद्धि परीक्षण भी है। तीनों ही दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधियां हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन जो है छोड़िएगा नहीं। अगला, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो कौन सी अवस्था में है दोस्तों वो। तो ये बातें दोस्तों किशोरावस्था में होती हैं। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि गहने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति कौन सी है। गहने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति कौन सी है। तो ये है दोस्तों समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू मापने के जन्मदाता कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये मापने के जन्मदाता हैं टर्मेन। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है। डिस्ग्राफिया जो होता है मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है दोस्तों ऑप्शन बी लिखने की समस्या से। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता। अध्यापक का कौन सा कार्य
उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता। तो ये नहीं करता है दोस्तों ऑप्शन सी कि बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। आलोचना जो है दोस्तों बुरी बात होती है, तो इसमें उपयुक्त अधिगम वातावरण बन नहीं पाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता? तो ये करता है दोस्तों शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? तो ये देता है दोस्तों ऑप्शन सी मनोवेगीय या साइकोडायनेमिक जिसे कहा जाता है, ये प्रमुख महत्व देता है। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा मनोवेगीय। ठीक है, अगला है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को खालिस्तान के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। किसके आधार पर जो है दोस्तों इस बात को समझा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा दोस्तों पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा 7 से 12 वर्ष तक। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? ये नहीं है कि यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। यह संदर्भ उपयुक्त नहीं है। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? कौन सा नहीं रखता है दोस्तों? ये नहीं रखता ऑप्शन डी कि विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किस मनोवैज्ञानिक के कथन है दोस्तों? तो ये है स्किनर की, बीएफ स्किनर की कथन है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन सा है? शिक्षण का सत्तावादी स्तर दोस्तों कौन सा है? सत्तावादी स्तर होता है दोस्तों शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अगले पर।
कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ये 4 चरण आते हैं दोस्तों। कौन कौन से? प्रतिक्रिया, क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणी क्रम और पूर्व क्रम प्रक्रमण। इन चरणों का सही क्रम हमें बताना है दोस्तों, सही क्रम में बताने हैं। तो सबसे पहले कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों पूर्व प्रक्रमण, सबसे पहले होगा। उसके बाद आता है दोस्तों श्रेणी क्रम, और उसके बाद आता है प्रतिक्रिया चयन, और उसके बाद अंतिम आता है दोस्तों प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो ग ग ख क इसका जवाब होगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, क्रम में लगाने थे दोस्तों। आ गया समझ में? अगला देखिए कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी व्यक्तित्व को मापने की एक कैसी तकनीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बार बार आता है क्वेश्चन। जो टीएटी होता है व्यक्तित्व को मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीक है दोस्तों। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो कौन प्रभावित नहीं करेगा दोस्तों? तो ये नहीं करेगी भाषा। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। क्रियाकलाप, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन तीनों ही दोस्तों प्रभावित करेंगे, लेकिन जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। अगला देखिए कि भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? तो ये सीखता है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यदि 200 से अधिक है कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों की संख्या, तो उनमें विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा दोस्तों 40 का। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि क्योंकि दोस्तों यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला देखते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व क्या है? अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है दोस्तों विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, और विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण। तीनों ही दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है दोस्तों, याद रखिए, वुडवर्थ के द्वारा। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है?
शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है दोस्तों? तो यह है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? निम्न में से कौन सा कौशल जो है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो ये दोस्तों समानुभूति देना। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसे रखना चाहिए? तो अध्यापक को बच्चों को दोस्तों लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। 2009 का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था उसमें अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे दोस्तों प्रति सप्ताह जो है वो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, 45 आवर्स। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ये होगी ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण इसकी अधिक उपयुक्त विधि होगी दोस्तों। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है ऑप्शन डी, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। देखिए, पहला हो निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये हैं ऑप्शन ए परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण। दोनों दोस्तों ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा, ए और बी। ठीक है, परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण। अगला देखते हैं कि बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन बी, निर्धारण करना।
ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसी टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? एक बार देख लेते हैं कथनों को दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। अलग अलग अगर हम यात्रा साधनों से अलग अलग प्रकार से जाएंगे तो यात्रा की लागत, जो लागत का खर्च है दोस्तों, वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक बात है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। नहीं दोस्तों, जैसे कि वायुयान है उसमें ज़्यादा महंगा जो ईंधन होता है और हवाई जहाज़ में कम होता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका गलत होगा। तीसरा है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ये भी बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। सी बी इसका जवाब ठीक है। ए और सी सही है दोस्तों। डी है, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। ये दोस्तों गलत होगा। आरक्षण किसमें कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा इसका जवाब होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ए और सी इसके जवाब होगा दोस्तों। ए और सी दो हैं उपयुक्त विकल्प हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करवाना चाहिए। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो कौन सा पहलू जो है सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए दोस्तों? यह होना चाहिए ऑप्शन डी, कि सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है दोस्तों? यह मिलता है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। एक तरफ दे रखा है दोस्तों जून 2007 और 2 दिसंबर 2014। तो पेट्रोल और डीजल के मूल्य दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। क्या क्या बातें लिखी देखिए कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। क्या ये बात ठीक है दोस्तों? पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है, ये बात ठीक है दोस्तों? नहीं, ये गलत है। ठीक है, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। क्या बात ठीक है? नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, ये बात ठीक है दोस्तों। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए दोस्तों, ये भी ठीक है। डीजल जो है वो अपेक्षाकृत पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होता है, इसी कारण इसमें सार्वजनिक परिवहन चलते हैं और लोगों को भी डीजल की गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो ऑप्शन सी डी दोस्तों इसका जवाब होगा। सी डी देखिए कौन सा है? ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन बी, सी और डी निष्कर्ष है।
ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है दोस्तों वो कहाँ अवस्थित है, ये है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। फूलों की घाटी दोस्तों बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये, तो ये अवस्थित है दोस्तों, याद रखिए उत्तराखंड में। ऑप्शन डी दोस्तों। अगला देखते हैं कि एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। सबको पता होगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो ये होती है 206। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अगला मकर रेखा कौन सी है दोस्तों, किस अक्षांश या देशांतर पर होती है मकर रेखा। तो याद रखिए दोस्तों ये होती है 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। और अगर कर्क रेखा पूछ ले, कर्क होती है दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अगला देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान खालिस्तान का ऑक्सीकरण एवं खालिस्तान का अपचयन होता है। हमें जो है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक भरने हैं इसमें। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जो है दोस्तों उसमें जल का तो ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है दोस्तों। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए। अगला LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है दोस्तों, तो ये नहीं है कि यह एक स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। यह स्वच्छ ईंधन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसने की थी। बुक का नाम है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसकी रचना जो है किसने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। तो ये की गई थी 1859 में, यानी 24 नवंबर 1859 को की गई थी। ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है दोस्तों, जो 24 नवंबर 1859 को इस बुक का विमोचन किया गया था, याद रखिए। अगला औरई बांध परियोजना का संबंध किससे है। राजस्थान का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। औरई बांध परियोजना का संबंध है दोस्तों, याद रखिए, चित्तौड़गढ़ से। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। जो इंटरनेशनल कोर्ट है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। याद रखिए दोस्तों ये है हेग में। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। नीदरलैंड की राजधानी है दोस्तों हेग, याद रखिए। अगला है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। तो ये अपनाया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी। ठीक है,
अगला देखते हैं कि गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है। गिर शेर परियोजना दोस्तों कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए दोस्तों, ये है गुजरात में। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। गुजरात के जूनागढ़ में जो है दोस्तों गिर शेर परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में स्थापित की गई थी। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? कौन सा अधिक हानिकारक है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन सी, यूवीसी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा अजैविक घटक नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं है कवक। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ये अजैविक घटक नहीं है। अगला देखते हैं कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर अवस्थित है। कोटोपैक्सी बता दें दोस्तों एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। एंडीज कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में, ये भी याद रखिए। ठीक है। अगला WWF से क्या आशय है? WWF से आपका क्या आशय है दोस्तों? तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों, याद रखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन सी। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? तो ये है दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? याद रखिए ये है क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी सबसे पृथ्वी तल के नजदीक है। अगला है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में, याद रखिए, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है। अगला देखते हैं कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों मांसाहारी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला कर्षण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? जो कर्षण छिद्र सिद्धांत है दोस्तों, ब्लैक होल जिसे कहा जाता है, तो ये किया गया था ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर द्वारा। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है।
4 बताऊंगा दोस्तों आपको। जो रमन प्रभाव है वो सीवी रमन द्वारा किया गया था। भारत में परमाणु अनुसंधान के जनक माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। कृष्ण छिद्र या वीवर सिद्धांत जिसे कहा जाता है दोस्तों, उसको प्रतिपादित किया गया था एस चंद्रशेखर द्वारा। और जेनेटिक कोड की व्याख्या की गई थी हरगोविंद खुराना द्वारा दोस्तों। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ठीक है। और अंतिम दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है दोस्तों कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इनकी संख्या है दोस्तों ऑप्शन सी 5। कौन कौन से हैं ये बता दें दोस्तों आपको। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है फ्रांस, ब्रिटेन और पांचवा है चीन दोस्तों। 5 जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और इसकी स्थापना जो है की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ये भी याद रखिए। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है यहाँ पर कंप्लीट। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ने जो है दोस्तों कितने जवाब सही मिले, कितने जवाब सही किए, और आपके मार्क्स जो हैं दोस्तों वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दिए। और आरएस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।